हेलो बच्चों, आज हम संयोजकता के बारे में चर्चा करेंगे। ये संयोजकता जो है वो कक्षा 7 और 8 दोनों के लिए ही जरूरी है। ठीक है, तो उससे आने से पहले, संयोजकता के बारे में समझने से पहले हम पदार्थ के बारे में चर्चा करेंगे। पदार्थ किसे कहते हैं, हमने वीडियो में बताया है आपको। पदार्थ वह ऐसी कोई भी चीज जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरता है उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं। फिर था पदार्थ बनते किससे हैं, तो पदार्थ बनते हैं परमाणुओं से। जो भी चीज है वो किससे बनती है, परमाणु से। यहाँ तक कि हम लोग भी परमाणुओं से ही बने हुए हैं। अब परमाणु में क्या क्या होता है, कैसे परमाणु बना होता है, उसके बारे में बताएंगे। ये तुम लोग चित्र देख रहे हो, ये परमाणु ही है। हम लोग की क्लास 8 में जो बाहर पेपर है उसके सामने चित्र बना हुआ, वही देखो परमाणु वैसे ही चित्र है। ये परमाणु है, क्योंकि हम पूरा पृथ्वी सब कुछ बना है, किससे बना है, इन परमाणुओं से ही बना है। अब इस परमाणु में क्या क्या होता है ये भी हमने आपको वीडियो में बता दिया है कि परमाणु जो बनता है वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से बनता है। प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है, प्लस का चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें माइनस का चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक में रहते हैं। परमाणु को बीचों बीच एक रचना होती है जिसे नाभिक कहते हैं, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन में प्लस चार्ज, इसमें उदासीन चार्ज। प्रोटॉन के बारे में किसने बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था। वैज्ञानिक थे रदरफोर्ड जिन्होंने बताया था, प्रोटॉन के बारे में खोज की थी। इलेक्ट्रॉन के बारे में जे थॉमसन ने खोज की थी। और न्यूट्रॉन के बारे में जेम्स चैडविक ने बताया था। अब आगे चलते हैं हम लोग। इसमें देखो, तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जो प्रोटॉन के चारों तरफ है वो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है, प्रोटॉन बीच में, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते हैं। जितनी संख्या प्रोटॉन की होती है उतनी ही संख्या इलेक्ट्रॉन की भी होती है। ये सब बातें हम आपको बता चुके हैं वीडियो में। अब इसके आगे हम लोग कुछ तत्वों के आपको परमाणु भार और परमाणु संख्या लिख के देंगे, उसे कॉपी में नोट डाउन कर लेना, वो बहुत जरूरी है। उसी से जब तुम लोग को वो याद हो जाएगा तभी तुमको संयोजकता भी समझ में आएगी। ठीक है, ओके। हाँ बच्चों, ये टेबल बना दी है मैंने आपको। देखो इसमें क्या लिखा है, परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। मतलब क्या है, एक परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। दोनों की संख्या हमेशा बराबर होती है। और परमाणु भार जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है, उसका जोड़ होता है। क्लियर है। अब ये तुमको हमने टेबल बना दी है, इसको तुम लोग को अपनी कॉपी में लिखना है सब बच्चे, और उसको बहुत अच्छी तरह से याद करना है। जैसे 1 2 3 4 गिनती याद है, वैसे तुम लोग को विज्ञान में, रसायन विज्ञान में ये याद होना चाहिए कि 1 नंबर पर हाइड्रोजन, 2 नंबर पर हीलियम, 3 नंबर पर लिथियम, 4 परमाणु संख्या वाला बेरिलियम, चौथा बोरोन, 5वां बोरोन, 6वां कार्बन, 7वां नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 नियोन, 11 सोडियम, फिर 12 मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14। ये 14 परमाणु संख्या वाले हमने तुमको तत्वों के नाम लिख दिए हैं। ये परमाणु संख्या है सबकी। ठीक है, अब देखो इसके संकेत है, ये हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरोन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियोन Ne, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si। अब इसमें इनके परमाणु भार भी लिख दिए हमने। परमाणु भार क्या है, ये टेबल तुम लोग को लर्न बहुत जरूरी है होना। परमाणु भार में क्या होता है, हाइड्रोजन का 1 ही परमाणु भार होता है, हीलियम का 4, लिथियम का 6.9 लगभग 7, बेरिलियम का 9, बोरोन का 10.8 मतलब लगभग कितना हो जाएगा 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, नियोन 20.1, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28। ठीक है, अब इसमें कैसे अरेंजमेंट किया, जो तुम्हारा परमाणु संख्या हमने देखो यहाँ लिखा है, परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। तो जो जो परमाणु संख्या होती है वही अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स होता है। इसमें देखो 1 है तो यहाँ हमारे इलेक्ट्रॉन भी 1 रहेगा और प्रोटॉन भी 1 रहेगा। न्यूट्रॉन कुछ नहीं, क्योंकि दोनों का एक ही है ना हाइड्रोजन का परमाणु संख्या, और अरेंजमेंट भी हो गया, इलेक्ट्रॉन भी 1 है और प्रोटॉन भी 1।
हीलियम का कितना है परमाणु भार, इसमें क्या दिख रहा है 4, और परमाणु संख्या क्या है 2। अब हम लोग को जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अरेंजमेंट होता है वो किससे निकालते हैं, इससे परमाणु संख्या से निकालते हैं। लेकिन जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो देखो इसमें लिखा है हमने परमाणु भार बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो हम लोग को जो न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है वो इसमें से निकालनी है। परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। अब तुम्हारे पास तत्व दिया गया, उसका संकेत H है। इसमें परमाणु संख्या कितनी है हाइड्रोजन की 1, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा और 1 ही प्रोटॉन होगा। और हमको न्यूट्रॉन 0 दिख रहा है ना, क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमको न्यूट्रॉन कैसे निकालना है, परमाणु भार में से जब हम लोग प्रोटॉन को घटा देंगे तब न्यूट्रॉन की संख्या निकल आएगी। तो उसके लिए क्या करना है, अब हम देखेंगे परमाणु भार, इसका हाइड्रोजन का परमाणु भार भी 1 ही है, तो क्या हो जाएगा 1 है, यहाँ परमाणु भार 1 है, प्रोटॉन भी 1 है, तो क्या होगा 0, 1 में से घट जाएगा तो 0 आएगा, इसलिए न्यूट्रॉन की संख्या 0। अब जैसे हीलियम, हीलियम का परमाणु संख्या कितनी है 2, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसा हो जाएगा, 2 प्रोटॉन और 2 ही इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे। लेकिन परमाणु भार कितना दिख रहा है इसमें हमको 4, तो हम 4 में से 2 घटा देंगे तो हमारा न्यूट्रॉन की संख्या निकल आएगी 2। इसी तरह से लिथियम देखेंगे हम लोग, लिथियम में कितना है 3 है, तो प्रोटॉन की संख्या 3, इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 3, ठीक है। लेकिन लिथियम की संख्या कितनी है 7, 6.9 नहीं मानेंगे, लगभग 7 ही है, तो 7 में से हम लोग इस 3 को घटा देंगे, आ जाएगा 4। अब चौथे में आते हैं बेरिलियम, बेरिलियम का परमाणु संख्या 4, तो 4 और 4 हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन। अब लेकिन इसका परमाणु भार कितना है 9 में से 4 घटा देंगे आ जाएगा 5। ऐसे ही हम लोग न्यूट्रॉन की संख्या सबकी निकाल लेंगे। परमाणु भार में से प्रोटॉन की संख्या घटाते जाएंगे तो क्या निकल आएगा हमारा, न्यूट्रॉन की संख्या अपने आप आती जाएगी। इसको टेबल को देखते हुए अपने आप तुम लोग का न्यूट्रॉन की संख्या निकल आएगी। 11 में से 5 गया 6, बोरोन का में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई 6 आ गई। इसी प्रकार से कार्बन में हम लोग 6 घटा देंगे 12 में से, तो आ जाएगा कितना 6। नाइट्रोजन का 7 है परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की संख्या 7। अब लेकिन इसका क्या होता है परमाणु भार 14 में से 7 घटा गया आ गया 7। ऑक्सीजन में 16 है परमाणु भार, 8 घट जाएगा आ जाएगा 8। फ्लोरीन का 19 है परमाणु भार, इसमें से हम लोग प्रोटॉनों की संख्या घटा दी 9 आ गया 10। ऐसे ही नियॉन में 20.1 में से 10 घटा देंगे आ जाएगा 10। 23 में से 11 घटाया सोडियम का 12 आ गया न्यूट्रॉन की संख्या। मैग्नीशियम की संख्या 24 में से 12 घटा देंगे तो आ जाएगी न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी 12। एल्यूमिनियम की 14, सिलिकॉन की 14। तो इस तरह से तुम लोग इस टेबल को अगर याद कर लोगे तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है वो तुम लोग इजीली निकाल सकते हो। तो ये टेबल बहुत जरूरी है, इसको लर्न कर लो, कॉपी में नोट डाउन जरूर करो। देखो बेटा 15 नंबर फास्फोरस, परमाणु संख्या क्या है फास्फोरस की 15, इसका सिंबल E। परमाणु भार 30.9, इलेक्ट्रॉन की संख्या 15, फिर प्रोटॉन भी वही होगा 15, न्यूट्रॉन कैसे होगा हम लोग 30 में से इसको घटा देंगे 15 को आ जाएगा 15.9। सल्फर का 16 होता है, परमाणु भार 32 होता है, न्यूट्रॉन की संख्या भी 16 हो जाएगी, 32 में से 16 घटा देंगे तो 16। क्लोरीन Cl परमाणु संख्या 17 और परमाणु भार 35.5, 17 में से 35.5 में से 17 घटा देंगे तो आ जाएगा 17.5 न्यूट्रॉन की संख्या। इसी प्रकार से 20 तक का टेबल ये हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट और भी है तत्व जो हमने नीचे लिख दिए हैं, इसका न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हमने निकाल दी है। ये टेबल तुम लोग लर्न कर लो, उसके बाद हम बताते हैं कि कैसे अरेंज करते हैं और संयोजकता कैसे निकाली जाती है, आगे फोकस करेंगे। टेबल को सब बच्चे लिख जरूर लेना।
पहले बता चुके हैं परमाणु की संरचना है। ठीक है, परमाणु के बीचों बीच क्या होता है, नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ये हम बता चुके हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स का घूमने का तरीका ये होता है कि उसके लिए कक्षा होती है, वो उसी ऑर्बिट के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तुम लोग इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हो, जैसे कि सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो सूरज क्या हो गया, तुम्हारा प्रोटॉन हो गया, और जो तुम्हारा पृथ्वी है जो चारों तरफ घूम रही है वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स। जैसे पृथ्वी अपनी कक्षा में चारों तरफ घूमती है, अपने ऑर्बिट में ही घूमती चक्कर लगाती है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी अपनी ही ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब इसमें कैसा होता है कि इनकी कक्षाएं जो होती हैं वो अलग अलग होती है। अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन्स की अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग संख्या दी जाती है। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2n²। ठीक है, इसी फॉर्मूले के हिसाब से ही हर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या सेट की गई। K में n का मान कितना है, 1 है, L में 2 होगा, है ना। उसको 2 का कैसे निकालेंगे फिर हम लोग, मतलब दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे, 8। ठीक है, ऐसे ही तीसरे में इसका मान हो जाएगा 3, m का मान 3, फिर चौथे में 4, और ऐसे हम लोग निकालते जाएंगे। इसी फॉर्मूले के बेस पर ही इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट निकाला जाता है। तो ये समझ में आ गया। K में क्या होता है, n का मान 1, तो हम लोग ये वाला पहली कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। L में 2 हो जाता है n का मान, 8 इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ऑर्बिट में। M में 3 है उसका मान, n का मान, तो 18 ही मूव करेंगे। 18 के बाद अगर 19 आ गया तो वो चौथी कक्षा में चला जाएगा। ऐसे ही n में भी ऐसे करेंगे, 2n² करके, तो 4 हो गया n का मान, तो 32। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो घूमते हैं वो अपनी अपनी ऑर्बिट में, पहली कक्षा में 2, फिर दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32। क्लियर हो गया। तुम लोग के सिलेबस में इतना ही तक है, और आगे बढ़ोगे तो 50, फिर 72 इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। अभी तुम लोग को इतना ही समझना काफी है। ठीक है, अब हम बताते हैं, कुछ उदाहरण देके बताएंगे कि किस तरह से अरेंज होंगे इलेक्ट्रॉन्स। उदाहरण के द्वारा अब हम बताएंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लगाया जाता है। जैसे ले लिया हमने पहला उदाहरण, सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11। इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी मानी जाएगी, 11 मानी जाएगी, और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसको हमने कैसे निकाला, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2n² के हिसाब से हमने KLM में डिवाइड किया। K में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहले ऑर्बिट में केवल 2 इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, दूसरे ऑर्बिट में 8 करते हैं, तो इसमें 8 कर दिया। तीसरे ऑर्बिट हमारा कितना है, 1। ठीक है, 2, 8, 1। इसको हमने उदाहरण चित्र के द्वारा ऐसे बताएंगे, P बराबर 11। अब इलेक्ट्रॉन्स है, पहली कक्षा में K ये है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, दूसरी कक्षा में कितने हैं, 8 हैं, तीसरी कक्षा में 1 है। ठीक है, अब हमको ये परमाणु जब ये बना दिया, तो हम ये देखते हैं कि ये जो परमाणु होता है वो जब आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तभी स्थायी माना जाता है। अब चूंकि इसमें आखिरी कक्षा में कितने दिख रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। ठीक है, हमको इसको स्थायी करना है, तो इसके लिए हम क्या लेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन लेंगे किसी से, तब जाके ही हमारा ये परमाणु स्थायी माना जाएगा। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, किसी भी तत्व से हम लोग 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते और ना ही दे सकते हैं। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास एक तरीका ये हो सकता है इसके लिए कि हम इसको अगर किसी को दे देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को हम दे देंगे, तो हमारी इस कक्षा में 8 है, तब हमारा ये परमाणु जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम अपने आखिरी कक्षा वाला, m कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते हैं। जब हम किसी को दे देते हैं तब क्या होता है, उसमें प्लस का चार्ज आ जाता है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, जो प्लस का चार्ज 1 दे रहे हैं, तो 1 प्लस का चार्ज आएगा, वही उसकी बैलेंसी होती है। तो आखिरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स हम देते हैं या लेते हैं, वही उस तत्व की बैलेंसी मानी जाती है। क्लियर हो गया। अब दूसरा उदाहरण भी इसी क्रम में हम देखते हैं। जैसे है क्लोरीन। क्लोरीन का किया हमने, 17 आया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2n² के हिसाब से निकाला। K में कितना होगा, 2, L में हो जाएगा 8, और M में कितना हो जाएगा, 7। अब देखो इसमें क्या है, इसमें 7 है, हमको इसको स्थायी करना है, तो हमें क्या करेंगे, 7 तो देंगे नहीं, हमने बताया था ना कि हम 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, ना ही ले सकते हैं।
इसमें 7 दिखाई दे रहा। अब हम क्या करेंगे, किसी से हम अगर एक ले लें तो हमारी आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, हमारा परमाणु स्थायी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेकर इसके 7 को हम लोग 8 कर लेंगे। अब चूंकि हम क्या बताया कि जब हम देते हैं तो उसमें प्लस चार्ज आता है, लेते हैं तो हमने से एक लिया तो हमारे पास -1। और इलेक्ट्रॉन की आखिरी कक्षा में जितना हम लेते हैं या देते हैं उसको ही उसकी बैलेंसी कहते हैं। ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब क्लोरीन में हमने माइनस का 1 हो जाएगा और लगा दिया, देखो उसमें +1 का लग गया, इधर माइनस का हो गया। ठीक है, तो इसकी बैलेंसी कितनी है ना, सोडियम की बैलेंसी +1 और क्लोरीन की बैलेंसी -1। तो अब तीसरा एग्जाम्पल है नियॉन। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 10। इसको हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 2 और 8 आएगा। अब देखो आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये पहले से ही ऑलरेडी ही ये क्या है, स्थायी है। तो इसके लिए एनी की कोई भी बैलेंसी नहीं होती, इसकी बैलेंसी कितनी होती है, 0। और क्योंकि ये इसको इसीलिए इसको नॉर्मल गैसेस कहते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन की संख्या आखिरी कक्षा में 8 होती है या पूरी होती जितनी चाहिए, तो उन गैसों को क्या बोलते हैं, नॉबल गैस। 4 हैं वो, हीलियम, नियॉन, आर्गन और जिनॉन। ये नोबल गैसें कहलाई थी। और तत्वों की आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 करने के लिए ही क्या करता है, कोई भी तत्व क्रिया करता है, किसी से लेता है इलेक्ट्रॉन्स या देता है, तभी जरूरत पड़ती है। क्योंकि नियॉन में ऐसी कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही, इसमें 8 पहले से ही है, स्थायी है ये, इसलिए इसको अक्रिय गैस भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 1, बैलेंसी 1। हीलियम का 2, बैलेंसी 0, क्योंकि पहली कक्षा में 2 होने चाहिए, 2 के इसकी बैलेंसी कुछ भी नहीं होगी क्योंकि यह अक्रिय गैस है। अब आगे लिथियम, इसमें 3 होता है, 2 और 3। आखिरी कक्षा में इसमें 1 दिखाई दे रहा, इसलिए इसकी बैलेंसी कितनी हो गई, 1। बेरिलियम की कितनी है, 4, 2 और 2। आखिरी कक्षा इसमें कितने हैं, 2 है, इसकी बैलेंसी हो जाएगी 2। इसी प्रकार से तुम लोग देख लोगे। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हो। अगले वीडियो में इसको डिस्कस भी करेंगे हम थोड़ा और। ये तुम लोग को जो हमने वीडियो में समझाया है आज बैलेंसी के बारे में, उसी का होमवर्क है। इन तत्वों को तुम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हुए, मैंने चित्र पूरा बनाते हुए फिर बैलेंसी निकाल के दिखानी है। जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आर्गन और हाइड्रोजन। तुम लोग करने की कोशिश करना और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही।